तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने विद्युत स्थितिकी के अंतर्गत आवेश, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र को अध्ययन करना सीख लिया। हम लोगों ने अध्ययन करना शुरू कर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा है कि आवेश क्या होता है, और आवेश को समझने के बाद हम लोगों ने कूलाम्ब्स लॉ को भी अच्छे से डिस्कस कर लिए हम लोग। कूलाम्ब्स लॉ को एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लिया जाए कि कूलाम्ब्स लॉ क्या कहता है कि अगर 2 आवेश हैं तो उन दोनों आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है, और यह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान कितना होता है, वह उन दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। दिस इज कूलाम्ब्स लॉ। और जहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या है, यह है निर्वात की विद्युतशीलता। एक बात और बता दें कि यह जो फार्मूला है यह उस केस में लागू होता है जब दोनों आवेशों के बीच में निर्वात हो या वायु हो। निर्वात है अथवा वायु है, तब ये फार्मूला है कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान कैसे निकालते हैं या निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, कल थोड़ा सा बताया गया था कि निर्वात की विद्युतशीलता या किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है कि वह माध्यम वैद्युत क्षेत्र या 2 आवेशों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है उसको कितना परमिट करता है अपने अंदर अलाउ करने के लिए, अपने अंदर परमिट इंटर करने के लिए। तो ये निर्वात की विद्युतशीलता है, और इस निर्वात की विद्युतशीलता का मान हम लोग निकाल सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 = इसका वैल्यू हो जाता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। अगर यहाँ से एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इसका मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर सॉल्व करें तो सारे वैल्यूज़ को अगर रखें 4 × 3.14 इंटू 9 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। इसको सॉल्व अगर कर लेंगे आप लोग तो इसकी यह वैल्यू आ जाती है। तो दिस इज कूलाम्ब्स लॉ। कूलाम को आपने अच्छे से समझ लिया है। अगर दोनों आवेश निर्वात में रखे गए हैं तो उस समय फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, इसकी वैल्यू आ जाती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 का यहाँ से मान मिल गया। एप्सिलॉन 0 की अगर बीमा की बात किया जाए कि एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या हो जाती है, तो एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या हो जाती है, यह है आपका कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम की बीमा हो जाती है AT के, और इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो AT स्क्वायर अपान न्यूटन बल का मात्रक है, तो बल का जो बीमा हो जाता है MLT-2 हो जाता है। और ये क्या है, मीटर स्क्वायर की बीमा क्या हो जाएगी L स्क्वायर। और अगर इन सबको सॉल्व करेंगे तो M ऊपर आ जाएगा M-1, L क्यूब होगा ऊपर जाएगा तो -3 हो गया, और T-2 है और ऊपर तो T स्क्वायर ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा T⁴ और A स्क्वायर। तो यह हो गया एप्सिलॉन 0 की बीमा।
एप्सिलॉन 0 की बीमा। तो कूलाम्स के लॉ को हम समझ लिए, कूलाम के फार्मूले को समझ लिए, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, उसका मान पता चल गया कि 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर है, इसकी बीमा भी हम लोगों ने निकाल लिया। ये चीज़ें हैं कब, जब दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है वो क्या है, निर्वात है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे, आपसे जानने की कोशिश करें यहाँ तक आपने कितना समझ लिया है, एक बार अपने आप को रिमाइंड करें। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप को आप इवैल्यूएट करें कि क्या आप कितना समझ चुके हैं। जैसे हम पूछें अगर आपसे कि आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज, तो क्या आपको आंसर समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आवेश के टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो आवेश क्या है, एक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता इलेक्ट्रॉनों की कमी के द्वारा। पॉजिटिव आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, नेगेटिव आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। कितना आवेश है तो Q = N × E के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो आप आवेश को पता कर सकते हैं। एक बार जब आपको आवेश की पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो अब उसके आगे सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब कोई आवेश है, अच्छी बात है, कितना कूलाम है, 5 कूलाम 10 कूलाम जितना भी है। अब जैसे ही दो आवेश एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तुरंत कूलाम्स लॉ शुरू होगा। कूलाम्स लॉ क्या बताएगा कि दोनों के बीच एक वैद्युत बल कार्य करेगा। यह वैद्युत बल क्या होगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। कितना कार्य करेगा, किस दिशा में कार्य करेगा, तो कितना कार्य करेगा, अगर दोनों के बीच में निर्वात है तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा। और दिशा क्या होगी, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के एलांग होगी। इट इज क्लियर। और जहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू निकल गई, इसका बीमा निकल गया। तो बात यहाँ तक रखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या होगा जब दोनों आवेशों के बीच निर्वात ना होकर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, कोई परावैद्युत माध्यम हो। परावैद्युत माध्यम का क्या मतलब है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में बता दें कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, परावैद्युत पदार्थ होते हैं, जिसको कुचालक पदार्थ भी कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं, उनको अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में लगते हैं तो वो पोलराइज हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आगे जब चलेंगे तो और डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझें कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक तरह से विद्युतरोधी पदार्थ होते हैं, और इनको जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये पोलराइज हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। तो जब किसी दोनों आवेशों के बीच में निर्वात या वायु ना होकर के कोई परावैद्युत माध्यम हो, तो उन दोनों के बीच बल कितना कार्य करेगा। तो कोई भी परावैद्युत जो माध्यम होता है उसका एक नियतांक होता है, जिसको कहते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको K से लिखते हैं। और किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो परावैद्युतांक होता है, यह जो K है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और अगर वह धातु है या मेटल है तो मेटल के केस में K की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये तो हो गई कि जो मटेरियल हम रख रहे हैं, परावैद्युत मीडियम रख रहे हैं दो आवेशों के बीच, एयर नहीं है, निर्वात नहीं है, उन दोनों आवेशों के बीच में हम क्या रख रहे हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख रहे हैं, एक परावैद्युत माध्यम रख रहे हैं जिसका परावैद्युतांक K है। और K के बारे में मैंने बता दिया कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो परावैद्युतांक K है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज़ इनफाइनाइट फॉर दी मेटल्स। सो
if dielectric material is placed between two charges, in that case the force between two charges is given by 1/4 pi epsilon 0 k, epsilon 0 k q1 q2 upon r स्क्वायर। और इसको हम लोग FM से लिखते हैं, मीन्स ये फोर्स है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम इन एयर एंड इट इज़ FM है। FM का मतलब हो गया कि यह फोर्स है उन दोनों आवेशों के बीच में, जब उन दोनों आवेशों के बीच में क्या रखा है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है। तो उस केस में दोनों के बीच बल ये कार्य करेगा, और अगर एयर में रखा है तो बल ये कार्य करेगा। अगर दोनों का अनुपात निकालें हम, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 अगर हम निकालें तो F अपान FM इजकल टू के हो जाता है, F अपान FM इजकल टू के। तो यहाँ से एक डिफिनेशन आ जाता है डाइइलेक्ट्रिक, किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के परावैद्युतांक का। यहाँ से एक परिभाषा निकलता है कि किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो परावैद्युतांक है यह एक्चुअली कुछ और नहीं क्या है कि जब वे दोनों आवेश एयर में रखे गए हों तो उनके बीच जो बल कार्य कर रहा है डिवाइडेड बाई जब ये दोनों आवेशों के बीच वह डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया है तब जो बल कार्य कर रहा है, उन दोनों बलों के अनुपातों को ही उस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, या इसको एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिख सकते हैं कि FM इजकल टू F/K। इसको थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से अगर समझा जाए, FM इजकल टू F अपान K। तो जैसा कि हमने कहा कि जो K का वैल्यू है वह हमेशा 1 से अधिक होता है। मान लीजिए कि ये दोनों आवेश एयर में जब रखे गए हैं, इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है यह 10 न्यूटन है। अब जब यह डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में रख दिए गए जिसके लिए K का मान 2 है, तो इनके बीच जो बल FM अब कार्य करेगा तो FM इजकल टू F/K और F इजकल टू 10 न्यूटन है अपान K2, तो यह कितना हो गया 5 न्यूटन। अर्थात अब इन दोनों के बीच बल कितना कार्य करेगा 5 न्यूटन। तो जब दोनों आवेश एयर में हैं, वैक्यूम में हैं, तब उनके बीच बल कार्य कर रहा 10 न्यूटन। लेकिन जब वही आवेशों के बीच में जो माध्यम है, ऐसा डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, ऐसा परावैद्युत माध्यम हमने रखा जिसके लिए K का मान 2 है, तब उनके बीच जो बल कार्य कर रहा है FM वह F/K मीन्स 5 न्यूटन हो गया, अर्थात आधा हो गया। तो K का मतलब हो गया व्हाट इज K, व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीन्स डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिव्स the force between two charges when they are placed in the medium, in the dielectric medium। कितना टाइम से रिड्यूस्ड हो जा रहा है वह जो फोर्स है एयर में जब है तो कितना फोर्स कार्य कर रहा है, और जब उसके बीच डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल लग दिया जा रहा है तो K टाइम्स रिड्यूस्ड हो जा रहा है वह फोर्स। तो ये क्लियर हो गया ये बात कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है और यह किस तरीके से रिलेटेड है दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल से। बात समझ में आ गई। अब एक कार्य और होता है कि जब किसी दोनों आवेशों के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसका फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K की जगह पर हम एप्सिलॉन 0 K की जगह पे एप्सिलॉन सी लिख देते हैं, जहां एप्सिलॉन इजकल टू एप्सिलॉन 0 K हो जाता है। और इस एप्सिलॉन को कहते हैं, जिस तरीके से एप्सिलॉन 0 क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता थी, उसी तरीके से एप्सिलॉन 0 अब क्या हो जाता है, उस परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता है, ये विद्युतशीलता है ना, परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम,
यहाँ से अगर देखें हम लोग तो यहाँ से K इक्वल टू हो जाता है एप्साइलन 0/एप्साइलन K। तो अब यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फिर एक परिभाषा बनेगा कि किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या परावैद्युत माध्यम का जो परावैद्युतांक है वह एक्चुअली निर्वात की विद्युतशीलता डिवाइडेड बाई उस माध्यम की विद्युतशीलता, अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता तथा परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को हम उस परावैद्युत माध्यम के का परावैद्युतांक कहते हैं, K कहते हैं। ओके, तो ये बातें क्लियर हो गई। हम लोगों ने कूलाम्स लॉ को समझ लिया। कूलाम्स लॉ में दो टर्म्स हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, परमिबिलिटी क्या होती है, फ्री स्पेस क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो इतनी बातें मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन से पहले एक और छोटा सा सिद्धांत समझ लेते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। एक्चुअली अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, इसको समझा जाए। जैसा कि कूलाम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि कूलाम लॉ किसके लिए है। कूलाम लॉ सिर्फ दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए है। क्या होगा जब दो आवेश ना हो करके 3 आवेश हों, 4 आवेश हों, 5 आवेश हों, n आवेश हों, मतलब कि जब 2 से अधिक आवेशों का कोई निकाय हो, कोई सिस्टम हो, तब उनके बीच अगर हमें बल का, लगने वाले वैद्युत बल का गणना करना है, कैलकुलेशन करना है, तो उस केस में कैसे उस बल का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इसके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग उपयोग करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, आप सब लोग इस बात को अच्छे से समझ लें कि ये आपके 12th की जो फिजिक्स है उसका सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी सेक्शन है। यहाँ आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर समझते हुए चलेंगे तो आने वाले हर चैप्टर्स में आप इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत ही आराम मिलेगा, बहुत ही इंजॉय करेंगे आप। तो क्यों ना अभी से ही आप हर कॉन्सेप्ट को समझें, साथ ही साथ समझने के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करें, और उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। आपको एक एक वीडियोस बना करके आपके पास पहुंचाते रहेंगे और आप उन वीडियोस के थ्रू अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि अगर कहीं कोई ऐसा निकाय हो, ऐसा सिस्टम हो जहां एक या एक से अधिक आवेश रखे गए हों, तो उन आवेशों में से किसी एक आवेश पर नेट परिणामी वैद्युत बल कितना कार्य करेगा, इसको बताता है। तो वह कहते हैं कि एक आवेश पर जो परिणामी वैद्युत बल होगा, जो रिजल्टेंट वैद्युत बल होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वह अन्य आवेशों के द्वारा अलग अलग जो वैद्युत बल लग रहा है उस आवेश पर उन सब के वेक्टर सम के बराबर होता है, वेक्टर योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ एक आवेश Q1 है, यहाँ एक आवेश Q2 है, यहाँ एक Q3 है, Q4 है, Q5 है। दिस इज ए सिस्टम ऑफ 5 चार्जेस, 5 आवेशों का एक निकाय है। इनमें से हमें अगर कैलकुलेशन करना हो कि Q1 पर टोटल आवेश टोटल वैद्युत बल कितना कार्य करेगा, या Q2 पे, या Q3 पर, या Q4, या किसी एक आवेश पे अगर पूछ लिया जाए कि कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। अगर दो ही होते, सपोज कि यह Q1 और Q2 होते, तो हम कूलाम्स लॉ के अनुसार चूँकि सारे को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, सारे आवेशों को पॉजिटिव ले रहे हैं,
तो यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, तो कूलॉम्स के नियम के अनुसार Q2 के कारण Q1 पर जो फोर्स कार्य करेगा F12, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, दिस इज 1 एंड 2, 1 पर लग रहा है 2 के कारण, ठीक है। तो इस पे F12 कार्य करता और वह Fn2 का मान हम बड़े आराम से लिख लेते कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। दिशा के बारे में क्या हो जाता कि सपोज कि यह A है, यह B है, यह C है, यह D है और यह E है, तो इसकी दिशा हम लोग लिख देते कि इसकी दिशा होती B से A की ओर, B से A की ओर, ओके। और यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते, कब? जब सिर्फ Q1 और Q2 होते। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे आवेश हैं, तो Q1 पर अब कितना बल कार्य करेगा, इसके कारण तो यह कार्य किया। अब Q3 के कारण भी तो बल कार्य करेगा, इसके कारण भी बल कार्य करेगा इस दिशा में, इसको हम बोलेंगे F13, हाँ, पहले आवेश पे तीसरे के कारण। इसी तरीके से और यह F13 कितना हो जाएगा, F13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपान जो भी है इन दोनों के बीच की दूरी, अगर हम मान लेते हैं कि यह R1 है, यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी R2 है, इन दोनों के बीच की दूरी R3 है, यहाँ के बीच की दूरी R4 है, तो यह R2 स्क्वायर और इसकी दिशा क्या हो जाएगी C से A की ओर। उसी तरीके से Q4 के कारण जो है Q4 के कारण Q1 पर जो फोर्स कार्य करेगा वह F14 होगा और इसकी दिशा क्या होगी F14 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q4 अपान R3 स्क्वायर। सपोज कि यह दूरी कितनी है R3 है और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी D से लेकर के A की ओर। इसी तरीके से पांचवा जो आवेश है Q5, इसके कारण भी अब इस पे फोर्स कार्य करेगा और इसकी दिशा मान लेते हैं कि जो है यहाँ की ओर है, यह है F15 इक्वल टू क्या हो जाएगा F15 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q5 अपान R4 का स्क्वायर। सपोज कि यह दूरी R4 है और इसकी दिशा क्या हो जाएगी E टू A की। तो ये हो गए बल, वैद्युत बल हैं। दीज आर द इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑन चार्ज Q1 विच इज प्लेस्ड एट A। ये अलग अलग बल हैं Q1 पर लगने वाले इन अलग अलग आवेशों के द्वारा। तो अब अगर ये पूछा जाए कि Q1 पर नेट बल कितना कार्य करेगा, नेट वैद्युत बल कितना कार्य करेगा, तो अध्यारोपण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही बताता है कि इन सारे बलों का वेक्टर सम कर लिया जाए तो जो वैल्यू आएगा वही परिणामी वैद्युत बल होगा Q1 पर, ओके। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 प्लेस्ड एट A इज क्या होगा, उसको हम लोग अगर F मान लें तो वेक्टर F इजकल टू वेक्टर F12 पहले के कारण दूसरे के कारण पहले पे जो बल कार्य कर रहा है प्लस वेक्टर F13 तीसरे के कारण पहले पर प्लस F14 चौथे के कारण पहले पर प्लस F15 पहले पांचवे के कारण इस पे सबका वेक्टर सम कर लिया जाए तब जो वैल्यू आएगा वह परिणामी होगा उस Q1 पर लगने वाले वैद्युत बल का, और उसकी दिशा भी हम वेक्टर के नियमों के आधार पर निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं और उसे हम आगे की वीडियोज़ में उसका समाधान किया जाएगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत आपको समझ में आ गया, कूलॉम्स लॉ हो गया, थियरी पोर्शन
कंप्लीट किया जा चुका है। तो थियरी कंप्लीट हो गया। अब जैसा कि आप फिजिक्स में जानते हैं कि फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट न्यूमेरिकल्स। बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स इनकम्प्लीट होता है। आइए कुछ इन सिद्धांतों के आधार पर, कूलॉम्स के नियमों के आधार पर या सुपरपोजिशन के सिद्धांत के आधार पर इन सब पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाए, ताकि जो फिजिक्स है यह अपने पूर्ण अवस्था में आए, आपको पूर्ण ज्ञान हो। आपका कॉन्सेप्ट भी तभी क्लियर होता है जब आप न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। तो उसी कड़ी में आइए एक छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वेरी इजी क्वेश्चंस लगाए जाए। जैसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस placed at 1 meter? What is smallest force between two charges placed at distance 1 मीटर? बहुत इजी सा सवाल है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए इसको लगवा रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो व्हाट इज स्मॉलेस्ट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर? 1 मीटर की दूरी पे दो आवेश रखे गए हैं, दो आवेश हैं और उन दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। ठीक है, मान लीजिए यह Q1 है और यह Q2 है। तो इन दोनों के बीच जो वैद्युत बल है सबसे स्मॉलेस्ट, ये फोर्स का मतलब क्या हो गया? वैद्युत बल। तो सबसे छोटा वैद्युत बल कब कार्य करेगा? तो पहले तो देख लेते हैं वैद्युत बल कितना कार्य करेगा। F इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। R का वैल्यू दे के रखा है, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा सोचें कि इस F का मान मिनिमम कब होगा? F इज मिनिमम, F कब मिनिमम होगा? जब Q1 Q2 मिनिमम हो, Q1 एंड Q2 आर मिनिमम। Q1 Q2 मिनिमम होंगे तभी जो है F मिनिमम होगा। और Q1 Q2 का मान मिनिमम कितना हो सकता है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, आवेश का क्वांटीकरण जब पढ़ा हम लोगों ने, तो उसमें क्या देखा था कि सबसे सूक्ष्मतम आवेश कितना हो सकता है? सबसे सूक्ष्मतम आवेश हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, पॉजिटिव ही या निगेटिव दोनों। तो वह सूक्ष्मतम Q1 Q2 का मान कितना हो सकता है? Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू E हो सकता है, और E का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। इससे छोटा आवेश संभव है क्या? क्या इससे छोटा आवेश संभव है? अगर इससे छोटा आवेश संभव है तो दो आवेशों के बीच उससे भी छोटा बल संभव है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। तो आइए उस F मीन को अगर हम कैलकुलेट करें, F मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीधे वैल्यूज पुट करते हैं। यह 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q1 की भी वैल्यू आ गई, वही Q2 की भी वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपान R स्क्वायर क्या है? 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर कर लिया हम लोगों ने। अब क्या वैल्यूज आ जाती हैं? 9 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको आ जाएगा 2.56 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−38। अब इसे अगर हम लोग कर लें तो 9 × 6 = 54 को 4 हासिल 5, 9 × 5 = 45, 5 × 50 = 0 हासिल 5, 9 × 18, 18 × 5 = 23, 23.04 इंटू -38 और 9, तो दिस इज़ 10⁻29 और ये 23 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.304 इंटू 10⁻−28
न्यूटन। न्यूटन क्या हो जाएगा? न्यूटन। यूनिट्स हमेशा ध्यान रखें, यूनिट्स कभी भूलना नहीं है आपको। फिजिक्स में अगर आप यूनिट भूल रहे हैं इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप फिजिक्स में अभी इंटरेस्ट नहीं जगा पाए हैं। तो दिस इज आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस करने के लिए था। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आप और कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिए, और अगर सॉल्व नहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो आगे के में आप उसको सॉल्व भी किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि दो प्रोटॉन हैं, क्या है? फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन 2, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two protons, between two protons separated by कितने डिस्टेंस से है? दे रखा है 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। दो प्रोटॉन हैं और इनके बीच की दूरी जो r है, r की वैल्यू दे रखा है, यह q1 है और यह q2 है। प्रोटॉन है, सीधे सॉल्व कर देते हैं इसका सोल्यूशन। f इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपान r स्क्वायर, q1 q2 अपान r स्क्वायर। सीधे वैल्यू रखा जाए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू q1 q2। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के ऊपर उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और q1 q2 करेंगे तो स्क्वायर भी हो जाएगा अपान r स्क्वायर। r स्क्वायर का मान है 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, और इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू इसको कर लेंगे आप तो 2.56 आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 हो जाएगा, अपान 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 9 इंटू 2.56 अपान 16 इंटू 10 टू द पावर 38 और 30, तो यह 9 हो गया इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 बच गया यहाँ पर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यह आपका आ जाता है 9। ओके, तो 9 दूना 18 और 16 का भाग देंगे तो 1 ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.44 इंटू 10, यहाँ चूँकि एक 10 बचेगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 14.4 न्यूटन। तो दोनों प्रोटॉनों के बीच कितना बल कार्य करेगा? 14.4 न्यूटन। दिस इज आंसर, ये आंसर हो गया। तो दो प्रोटॉनों के बीच ये बल कार्य करेगा, तो यह कैलकुलेशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने कूलॉम्स के नियम के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस लिया हम लोगों ने और उसको थोड़ा सॉल्व किया। आप अपने टेक्स्ट बुक से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप सॉल्व करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट में भेज सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए यहाँ रुकते हैं। कल सुपरपोजिशन, अगले वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के आधार पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि कोई स्क्वायर है, इस पर Q1 चारों को आवेश, चारों स्क्वायर के कोनों पे आवेश रखा गया है, तो किसी एक आवेश पे कितना बल कार्य करता है। और दो क्वेश्चन और बड़े इंपॉर्टेंट से हैं कि अगर दो आवेश हैं, एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, इसके बीच में कोई दूसरा आवेश रख रहे हैं, तो यह संतुलन की स्थिति में होगा। उसके लिए यह आवेश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो
तो पहला स्क्वायर वाले क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, दूसरा इस तरह के क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन होता है, ये जो क्वेश्चन होता है इसमें कहते हैं कि ये Q1 और Q2 फिक्स हैं। Q1 Q2 क्या है? फिक्स हैं। ये जो बीच में आवेश रखा जा रहा है, यह कहाँ रखा जाए और कितना रखा जाए कि इसका वैल्यू फिक्स हो। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक तीसरे तरीके का क्वेश्चन होता है कि Q1 और Q2 दोनों फिक्स ना होकर के दोनों फ्री हैं। फ्री होने के साथ साथ इसमें एक तीसरे आवेश को रखते हैं, और क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से इस आवेश को का वैल्यू कितना हो और कितने दूरी पे रखा जाए कि यह पूरा निकाय इक्विलिब्रियम में हो, स्टेबल हो। तो ये 3 तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आने वाले अगले वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करें, न्यूमेरिकल्स लगाएं।